Hey everyone, so today we will discuss about the current affair monthly magazine of May 2022 और विजन आईएएस की मंथली मैगजीन है ये। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो है इसके कंटेंट, रिफॉर्म फॉर सेवेंथ शेड्यूल, डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट, सिडिशन एंड न्यूज़ इन शॉर्ट्स। तो आई थिंक हाफ एन आवर 40 मिनट्स में ये ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज जो भी अपडेट्स आ रही हैं वो हमें देखनी ही है, तो उसी में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स इन सेवेंथ शेड्यूल। सो व्हाई इट वाज इन न्यूज़? सब एक्चुअली न्यूज़ में इसलिए भी था, मैनी एक्सपर्ट्स एडवोकेटेड रिविजिट द सेवन शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सेवेंथ शेड्यूल को रिविजिट किया जाए, जो भी इसके प्रोविजंस हैं उसको दोबारा से देखा जाए। सबसे पहले ना हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 99 आया था, जिसमें एम्पावर्ड प्रोविंशियल काउंसिल एंड एस्टेब्लिशिंग मोर इंडियन रिप्रेजेंटेशन, उसके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना था। उसके बाद आता है, ये तो 1861 का था, इंडियन काउंसिल एक्ट बना था, उसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी। और उसके बाद सब्सटेंशियल इंडियन रिप्रेजेंटेशन आया था। फिर 91 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आया, रिप्रेजेंटेशन बढ़ा इसमें। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रिलैक्स सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस, जिसमें डिमार्केटिंग, सेपरेशन और सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो थे उसका डिस्कशन और उसको अथॉरिटेटिव तरीके से दिया गया। उसके बाद 1935 का जो एक्ट आया था, विच वॉज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसके अलावा इससे बहुत सारे प्रोविजन लिए भी गए थे। स्कीम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड लेजिस्लेटिव पावर इनटू 3 लिस्ट, जैसे स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड रेजिडुअरी लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में जितने भी आते हैं वो स्टेट्स वगैरह प्रोविजन जितने आएंगे तो स्टेट उस पर लॉज बनाते हैं। अगर आप सेंटर की लिस्ट या यूनियन लिस्ट की बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट उस पर जो लॉज बनाती है, और जो रेजिडुअरी पावर है या रेजिडुअरी लिस्ट है उसमें आप जो लॉज बनेंगे वो दोनों में से कोई से भी बना सकते हैं, स्टेट या सेंटर। एज सच कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि कौन उसमें लॉज बनाएगा। अब सेवन शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। सेवन शेड्यूल बात करें, आर्टिकल 246 प्रोवाइड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है सेवन शेड्यूल में है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो इन तीनों में जो डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कशन डिटेल में दिया गया, और आर्टिकल 246 के बारे में बात करता है। द यूनियन डिटेल्स द सब्जेक्ट ऑन विच पार्लियामेंट में मेक लॉज, वाइल द स्टेट लिस्ट डील्स अंडर द परव्यू ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर उसके कानून बनाता है। कंकरेंट लिस्ट में जो है दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, पार्लियामेंट जो है दोनों को पावर देती है, स्टेट लेजिस्लेचर हैव जुरिडिक्शन फॉर दैट ऑल्सो। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फेडरल सुप्रीमेसी टू पार्लियामेंट ऑन कंकरेंट लिस्ट आइटम्स इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो फिर ये सुप्रीमेसी फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है कि जिसमें सेंटर स्टेट जो पावर हैं दोनों अलग अलग हैं, और जो ये एक टू बॉडीज़ की तरह वर्क करती है। इसमें से दोनों ना तो कोई बड़ा है ना ही छोटा है सेंटर स्टेट में, बट अपने अपने जगह पे दोनों ही इक्वल बिहेव शो करते हैं। आर्टिकल 248 कन्फर्स या बात करता है रेजिडुअरी पावर ऑन द पार्लियामेंट। रेजिडुअरी पावर रेफर्स टू पावर ऑफ जुरिडिक्शन अपॉन सब्जेक्ट दैट आर नॉट मेंशन्ड इन द स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। तो ये पार्लियामेंट को पावर देगा कि उस पर आप लॉज बना सकते हो। सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशंस थी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो रिफॉर्म्स वगैरह आए थे सरकारिया कमीशन की वजह से, वो आए थे कि सेंटर स्टेट में एक तो जो है हारमोनी होनी चाहिए दोनों गवर्नमेंट के बीच में। दूसरी चीज़ ये थी कि सेंटर स्टेट रिलेशन में सरकारी, क्योंकि आपने देखा होगा हमने जब प्रेसिडेंट पढ़ा था या फिर उसके अलावा उसकी जो भी पावर पड़ी थी, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है उस स्टेट में। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट शो करता है स्टेट और सेंटर के बीच में, इसीलिए सरकारिया कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि सेंटर स्टेट रिलेशन को अच्छा मेंटेन करने के लिए जो रिकमेंडेशंस थी उसको अप्लाई किया जाए।
जिसकी वजह से दोनों के रिलेशंस अच्छे होंगे। अब बात करते हैं सरकारी कमीशन कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स आर नीदर एक्सक्लूसिव और नेशनल कंसर्न nor of local concern and hence occupy a constitutional gray area। सरकारी कमीशन ने साफ साफ ये बोला कि देखिए जो कंकरेंट लिस्ट है ना तो उसके स्पेसिफिक पावर्स दी गई हैं सेंटर को, ना ही दी गई हैं स्टेट को, तो ये हमेशा एक ग्रे एरिया में रह जाते हैं जो भी सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में आते हैं कि किस तरीके के लॉज बन रहे हैं, किस तरीके के नहीं बन रहे हैं। रैशनल ऑफ कीपिंग 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 7th शेड्यूल में जो भी रैशनैलिटी है तो उसके बारे में डिस्कशन अगर किया जाए तो सबसे पहले तो ensuring unity and integrity of India due to partition there was emphasis on national integration and only a strong central government could manage the complex administrative problems, protect the national against। सिंपल सी बात करता है कि जो 7th शेड्यूल का मतलब है कि जो सेंटर को ज़्यादा पावर या ज़्यादा पावरफुल इसलिए बनाया गया है क्योंकि पार्टीशन के बाद सेंटर को पावरफुल होने से सारे स्टेट्स एक तो बंधे रहेंगे, एक आप कहते हो कि एक अम्ब्रेला में, ठीक है। उसके दूसरी चीज़ ये होगी कि सेंटर अगर स्ट्रांग होगा तो कोई भी स्टेट आर्बिट्रेरी अपना रूलिंग नहीं चला सकता है उस स्टेट में। दूसरी चीज़ ये हो गई। उसके अलावा यूनिटी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, प्रोटेक्ट द नेशनल अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स, इन्वेजन होगा या कुछ भी ऐसा इंटरनेशनल रिलेशंस में चीज़ें मेंटेन करनी होंगी तो यूनियन को स्ट्रांगली अपना जो पार्ट रखता है और उसी की वजह से आपको नेशनल लेवल पे आपको रिकॉग्निशन यूनियन गवर्नमेंट की वजह से मिलता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट की वजह से। ये आप ने देखा ही होगा। एनेबलिंग responsive governance, local government under the state list are seen as encouraging political participation, recommendations of various view bluster, right of minorities and communitarian वैल्यूज़। तो उसकी जो कम्युनिटेरियन वैल्यू है, जो भी रिकमेंडेशन लोकल लेवल पे उसको जो है इनकरेज किया जाता है और पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए भी इनकरेज किया जाता है। अब इसमें आगे बात करने से पहले बात करते हैं तीनों लिस्ट की, ठीक है। यूनियन लिस्ट में सबसे जो ओरिजिनली था 97 थे सब्जेक्ट्स, बट अभी जो है 100 है, तो ये लेटेस्ट है मई में। उसके अलावा जून का मैं ऑलरेडी पॉलिटी का जो ये सेक्शन है करवा चुकी हूँ मंथली मैगजीन का, तो वो भी आप देख लीजिएगा जो भी टॉपिक्स हैं, क्योंकि पॉलिटी का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, उसमें कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसको कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपके लिए ये होगा कि जो भी मंथली मैगजीन होंगी आई विल अपलोड दोज मंथली मैगजीन समरी और पर्टिकुलरली पॉलिटी के लिए, तो वो आप देख सकते हो, उसका रिवीजन होता रहेगा, फिर हम आंसर राइटिंग करेंगे इसमें। So list 1 of the union list over which the parliament has exclusive competence, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स है, रेलवे, बैंकिंग वगैरह के लिए जो लॉज बनाए जाते हैं। स्टेट लिस्ट में आता है, या लिस्ट 2 कह सकते हो आप इसको। इसमें पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, बैटिंग, गैम्बलिंग वगैरह के जितने भी लॉज वगैरह बनाए जाते हैं वो स्टेट लिस्ट में आते हैं। कंकरेंट लिस्ट की अगर बात करते हैं, मेनली एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, क्रिमिनल लॉ और उसके अलावा एनिमल, फॉरेस्ट, इससे भी जितनी भी सारे रिलेटेड लिस्ट हैं, 52 लिस्ट है, तो वो सारे लॉज वगैरह सेंटर या स्टेट दोनों ही बना सकते हैं। अब डिस्कशन होता है, इट engages the public policy making, its implementation, monitoring and evaluation, achievement, balance, economic development, क्योंकि बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर स्टेट में कैसा हो रहा है, तो ये भी एक बैलेंस मेंटेन करने की लिए आप कह सकते हो कि सेंटर को स्ट्रांग बनाएगा है। 7th शेड्यूल फेवर्स द एलोकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर टू द यूनियन गवर्नमेंट टू इंश्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द नेशनल लेवल। ऐसा नहीं कि एक स्टेट बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, दूसरा स्टेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा है, बिकॉज अभी नीति आयोग का जो 3 years का जो प्लान और उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारे इंडेक्सेस आते हैं, कौन सा स्टेट किस एरिया में अच्छा कर रहा है, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है इंडियन ओवरऑल ग्रोथ के लिए। Apart from this, the union government ensures economic development at the national level in a coordinated manner and bring
पैरिटी इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अक्रॉस स्टेट्स, सारे स्टेट्स में, प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, एलोकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर टू स्टेट कैन प्रमोट यूजुअल एंड कल्चरल ऑटोनॉमी, गिव्स द यूनिक डाइवर्सिटी इन इंडिया विद रेस्पेक्ट टू जोग्राफिकल जो एरिया है वो डिफरेंट है इंडिया में, हर स्टेट में कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन है। जैसे यूपी की बात करो तो प्लेन एरिया ज़्यादा है, अगर आप राजस्थान की बात करो तो डेजर्ट है, गुजरात का आधा रीजन जो है डेजर्ट है, आधा जो है कोस्टल एरिया है, और आधा जो रीजन अगर आप देखोगे तो वो मतलब फर्टाइल लैंड भी है उसमें। तो ये जो है डाइवर्सिटी है। हिल स्टेशंस की बात करोगे तो वहाँ पे जो है ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो फॉरेस्ट का जो भी एरिया है स्प्रेड है वो ज़्यादा है। तो ये चीज़ें जोग्राफिकल, पॉपुलेशन, नंबर ऑफ़ लैंग्वेज स्पोकन, तो उसकी वजह से जो भी है डाइवर्सिटी को मेंटेन करना और उसको एक अच्छा हार्मोनिक कल्चरल बैलेंस मेंटेन करके रखना। एज पर द जॉइंट कमेटी रिपोर्ट 1934, इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर द प्रोविंस remained duly autonomous to determine their jurisdictions independently in order to bolster spirit of cooperation between union and state। क्योंकि 1934 की रिपोर्ट है जो जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें ऑटोनोमस डिटर्मिनेशन ऑफ जुरिडिक्शन इंडिपेंडेंटली, जैसे स्टेट अपना काम कर रहा है, यूनियन अपना काम कर रहा है, तो उसमें एक दूसरे का इंटरफेरेंस नहीं होता, उसकी वजह से एक हार्मोनी भी मेंटेन रहती है और डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है ये। नीड टू विजिट 7th शेड्यूल अकाई, द प्रेजेंट 7th शेड्यूल कंटेन्स यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट इनहेरिटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, बिकॉज उस टाइम के लॉज क्या थे, चीज़ें चेंज हो रही हैं, डिमांड चेंज हो रही है, तो आई थिंक 7th शेड्यूल में जो भी लिस्ट है, 7th शेड्यूल के जो भी प्रोविजंस है उसको रिविजिट करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट बोला गया है अकॉर्डिंग टू द स्कूल ऑफ थॉट्स के, या फिर अभी बहुत सारे लोग रिकमेंड कर रहे हैं। 7th डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी में बात करते हैं, सिटीजन इंक्रीजिंगली डिमांडिंग एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स बट विदाउट डेलीगेशन ऑफ फंड functions and functionaries presently dominated by the center government, local government are unable to respond, because अगर सारी पावर आप सेंटर को दे दोगे तो स्टेट अपना डेवलपमेंट किस तरीके से करेगा, ये भी एक सोचने वाला पॉइंट है यहाँ पे, और इसीलिए भी लोग बोल रहे हैं लोग कि 7th शेड्यूल को रिविजिट करना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो सेंट्रलाइजेशन तभी आएगा जब जो लिस्ट होगी उसको प्रॉपर रिविजिट किया जाए, कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम द करंट लिस्ट टू यूनियन लिस्ट highlights centralization in an area of the decentralization। उसमें किस तरीके से पावर को दिया जा रहा है लोअर लेवल पे, लोकल लेवल पे। एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइक फॉरेस्ट एंड एजुकेशन फ्रॉम स्टेट टू कंकरेंट लिस्ट बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये बात करता है डोमिनेंट पोजीशन ऑफ सेंटर इन कंकरेंट लिस्ट, सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, बिकॉज अगर सेंटर स्ट्रांग है तो ऑफकोर्स उसके ही डिसीजंस प्रिवेल किए जाएंगे। एप्रोप्रिएट ensuring that existing entries on new entries that are sought to be added as appropriately placed under the 3 list, highlighting the need of governance in 21st century। 21st century की डिमांड क्या है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तीसरी चीज़ सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करना, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट की और यूनियन गवर्नमेंट की बिल्कुल नहीं बनती, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। ऑल्दो ये स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, बट बहुत सारे स्टेट्स में जो सेंटर की गवर्नमेंट अलग होती है, तो ये आपने बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स अराइज होते हुए देखे होंगे न्यूज़ में। और उसके अलावा amending 7th schedule, procedure for amending 7th schedule, it can be amended as provided under 368 के थ्रू पार्ट 10 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके थ्रू इसको अमेंड किया गया। इट रिक्वायर्स स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, स्पेशल मेजॉरिटी से उसका अमेंडमेंट होगा।
of the total membership of the house by a majority of not less than 2/3 of the member of the house present and vote. Also the consent of the half of the state legislature by a simple majority. क्योंकि ये कंसेंट होगा अगर कुछ भी चेंज होता है 7 शेड्यूल में, तो जो पूरे 28 स्टेट्स हैं उसमें से आधों का कंसेंट होना ज़रूरी है, और उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 प्रेजेंट एंड वोट से होगा अमेंडमेंट. अदर प्रोविजन दैट कैन बी अमेंडेड इन सच मैनर, इलेक्शन ऑफ प्रेजिडेंट एंड इट्स मैनर, ये याद रखना है आपको. एक्सटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी अमेंडमेंट इसी तरीके से किया जाता है. रिलेटेड इंफॉर्मेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ पिच एंड सब्सटेंसेस. Pitch means true nature and essence of something, and substance means the most important essential part of something. क्योंकि ये जो है डॉक्ट्रिन या सिद्धांत आप बोलते हो कि ये इसेंशियल पार्ट है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो ये ध्यान में रखना होगा कि जो भी चेंजेस हैं उसकी वजह से चीज़ें डिसरप्ट ना हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है. इट सेज दैट वेयर द क्वेश्चन अराइजेज एंड डिटरमाइनिंग वेदर अ पर्टिकुलर लॉ रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेंशन इन वन लिस्ट और अनदर, द कोर्ट लुक्स टू द सब्सटेंस ऑफ द मैटर. क्योंकि कोर्ट देखेगा कि किस तरीके से जो है ये कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट को डिवाइडेशन किया गया है. द सब्सटेंस फॉल्स विद इन द यूनियन, देन द इंसिडेंटल encroachment by the law on the state list doesn't make it valid. Supreme Court in various cases जैसे कैलकाटा गैस का कंपनी केस 1962 में, या इंडियन सीमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जीलूबाई नानभाई खच्चर केस 1994 रेफर्स टू द प्रिंसिपल्स ऑफ पिच एंड सब्सटेंसेस. उसकी वजह से ये मेंटेन किया गया है इस आप कह सकते हो इस प्रिंसिपल को. इट इज़ इसेंशियल टू ascertain द ट्रू नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ लेजिस्लेशन फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द लिस्ट अंडर विच इज़ फॉल. क्योंकि अगर इसकी बात करते हैं जो एसेंशियल आई मीन नेचर और कैरेक्टर है, तो वो लेजिस्लेचर का वो जाना नहीं चाहिए. जो मेन पर्पस है उसको अच्छे से किस कैटेगरी में वो फॉल हो रहा है उसका ध्यान रखना भी इम्पॉर्टेंट है. डॉक्ट्रिन ऑफ colorable legislation, it is based on the maxim that what can't be done directly or can't be also cannot also be done indirectly. डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस तरीके से काम किया जा सकता है कि आप चीज़ों को एक सही वे में करो. इट डिपिक्ट्स द notion that legislature can't be used under colors or guise of power which was conferred for one purpose and use it for some other purpose. because एक पर्पस सॉल्व हो रहा है, अगर दूसरा नहीं हो रहा है तो फिर आपके कोई भी इनिशिएटिव लेने का फ़ायदा नहीं है. तो इसीलिए कहा जाता है कि डिसीज़न ऐसा लिया जाए कि दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएं. इट इज़ बिल्ड अपॉन द फंडिंग स्टोन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है उसको ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अपार्ट फ्रॉम दिस आपने देखा होगा it is told to divorce and applied by the Supreme Court to interpret constitutional provisions to avoid any unjust and fraudulent use of Indian law. क्योंकि कोई भी ऐसा इंडियन लॉ इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि आप उसमें मतलब फ्रॉडुलेंट फील हो बाद में. Balaji versus State of Mysore case, Supreme Court held that order reserved 68% of the seats for students belonging to the backward classes was a violation of the Article 14 is disguise of making of provision under Article 15 subclause 4. Because see, ये इसलिए दिया गया था, अगर आप बात करोगे कि 68% का रिजर्वेशन क्यों दिया, वहाँ पे जो है ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है. गवर्नमेंट ने जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने ये रीजनिंग दी कि हमारे यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, सो उसकी वजह से हम इतना रिजर्वेशन दे रहे हैं. अब ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कुछ स्टेट में 50% से ज़्यादा है, बट जनरली अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो रिजर्व कैटेगरी सीट्स हैं वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए.
अब वे फॉरवर्ड आता है, क्योंकि इसकी सोल्यूशनिंग भी देनी पड़ेगी। अगर प्रॉब्लम है तो उसकी सोल्यूशनिंग तो देना ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट अ हाई पावर्ड कमीशन, क्योंकि सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए जो भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से सॉर्ट आउट करना, और जो भी अगर इसमें 7 शेड्यूल के जो भी सजेस्टेड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एंटिटीज़ है वो ध्यान में रखना। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की अगर बात करोगे तो कंसीडरेशन ऑफ द कंसल्टेटिव फोरम फॉर क्रेडिबल पॉलिसी डायलॉग्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स टू गिव अ बूस्ट टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन थी 1998 रिपोर्ट की, रेजिडरी पावर के रिलेटेड ट्रांसफर फ्रॉम द यूनियन टू कंकरेंट लिस्ट एक्सेप्ट फॉर द रेजिडरी पावर टू इम्पोज टैक्सेस which includes and which should be retained in the union list। concurrent list के related है, state should be consulted by the center before exercising power over concurrent list। periodic review, undertake a period review of the list focusing on removal of outdated entries, addition of new entries and appropriate placement of existing entries, transfer of entire entries as per पंची कमीशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था पंची कमीशन की जो रिकमेंडेशन 2010। सेंटर शुड ओनली ट्रांसफर दो सब्जेक्ट टू कंकरेंट लिस्ट विच आर नेसेसरी फॉर इंश्योरिंग इन्फॉर्मिटी इन बेसिक इशूज़ ऑफ द नेशनल पॉलिसी। तो बेसिक जो इश्यूज़ हैं उसकी नेशनल पॉलिसी के लिए उसको ध्यान में रखना, और ट्रांसफ़र ऑफ एंटिटीज़ तभी कर सको जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस डेथ पेनल्टी के बारे में है, सेकंड टॉपिक है डेथ कमीशन, वाई इट वाज इन न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट का जो आपने देखा होगा पावर है सुओ मोटो, जिसमें कि खुद से ही किसी चीज़ को देख सकते हैं, रिव्यू एग्जामिन कर सकते हैं। ओपन द रिव्यू ऑफ द प्रोसेस बाय विच कोर्ट अवॉर्ड द डेथ पेनल्टी। अबाउट डेथ पेनल्टी के बारे में है, या कैपिटल पनिशमेंट। डेथ पेनल्टी ऑल्सो नोन एज द कैपिटल पनिशमेंट कैन बी डिफाइंड एज practice sanctioned by law where a person is put to death by the state as a punishment for a crime after a popular legal trial। लीगल ट्रायल के बाद पॉपुलर पनिशमेंट दिया जाए, ये कैपिटल पनिशमेंट हो, डेथ पेनल्टी आप कहते हैं जिसे। यूज्ड एज अ मोड ऑफ पनिशमेंट सिंस टाइम immemorial, the moral acceptability of death penalty, that is state power to execute people and its circumstances, is a matter of debate globally। Death penalty in India and its framework, India is among the few countries that retain capital punishment under different laws for serious offences beyond the law commission recommendation। तो लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन पे डेथ पेनल्टी इंडिया में है एंड दैट इज़ लीगल। बट ये किस तरीके से दी जाती है, बिकॉज अगर आपके जो स्ट्रिंजेंट लॉ हीनियस क्राइम्स के लिए इसलिए बनाए जाते हैं कि एटलीस्ट लोगों में थोड़ा सा तो डर होना चाहिए कोई भी क्राइम को कमिट करने से पहले। यूज्ड एज अ मोड ऑफ पनिशमेंट सिंस टाइम immemorial, the moral acceptability of death penalty, पब्लिक एट लार्ज एक्सेप्ट करे उसको, स्टेट पावर टू एग्जीक्यूट पीपल एंड इट्स सर्कमस्टेंसेस इन अ मैटर ऑफ डिबेट ग्लोबली। डेथ पेनल्टी इन इंडिया एंड इट्स फ्रेमवर्क, it is among the few countries that retain capital punishment under different laws by serious offences beyond the law commission recommendations। So by end of 2021, 488 prisoners were on death row in India under series offences, with introduction and personal proposals of more laws in death penalty, such as Punjab और मध्य प्रदेश introduced death penalty for causing death by spurious liquor। Apart from this 1981 में बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, the Supreme Court judge upheld the constitutional validity on death penalty due to built it reasonable procedural safeguard and its procedure which is neither arbitrary nor gives excessive discretion to the judges। Because सुप्रीम बच्चन सिंह केस में बोला गया था जुडिशरी के द्वारा कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तो है ही, और ये शो नहीं करता है कि
जजेस अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ये सेफ गार्ड भी है, प्रोसीजर सेफ गार्ड जिसे कहते हैं कि अगर कुछ भी हीनियस क्राइम कोई कर रहा है तो 4 बार सोचेगा ऐसा कुछ करने से पहले। तो ये एक एग्जाम्पल भी सेट हो जाता है कि डेथ पेनल्टी अगर लीगल है और दी जा रही है तो। However, it gives a framework for further sentencing judges when deciding between life imprisonment or death sentence. Even after 40 years of the judgment, the framework remains subjective and is often misrepresented. क्योंकि डिपेंड करता है कि 40 सालों के बाद भी किस तरीके से डेथ पेनल्टी या जो भी जजमेंट दिए जा रहे हैं या मिस प्रेजेंटेड है या प्रॉपर है। आर्ग्यूमेंट रिपोर्टिंग डेथ पेनल्टी डिटरेंस। सबसे पहले अगर बात करो, डेथ पेनल्टी इज जस्टिफाइड बाय इट्स प्रोपोनेंट्स फॉर द ग्रेटर यूटिलिटी ऑफ द सोसाइटी एज इट हैज़ द ब्रूटलाइजेशन इफेक्ट दस क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट डिटरेंस। जैसे जापान में होता है, अप्रॉक्सीमेटली 3 prisoners आर एग्जीक्यूटेड पर ईयर टू इन्फोर्स द बिलीफ ऑफ बैड थिंग्स हैपन्स टू दोज हु डू रॉन्ग। बिकॉज जापान में ये चीज़ें इसीलिए ही एक आप कहते हैं ना कि डर को बनाए रखना भी ज़रूरी है। तो जापान में ये प्रैक्टिस की जाती है कि अगर किसी ने हीनियस क्राइम किया तो एटलीस्ट 3 prisoners को डेथ सेंटेंस दिया जाता है। रिट्रीब्यूटिव जस्टिस। कैपिटल पनिशमेंट इज द जस्ट form of retribution and people guilty of association criminal deserve to be punishment. As John Locke said, if someone violate another right to life, they forfeit their own right to life. Because अगर आपने किसी के साथ इतना कोई हीनियस क्राइम किया है, उसकी लाइफ ख़राब की है, तो ऑफ कोर्स आपने वो अपने साथ भी ऐसा ही किया, तो आपको उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू जॉन, death penalty brings a sense of psychological closure to the family and loved ones of the victim. क्योंकि अगर बात करोगे कि एक साइकोलॉजिकल क्लोजर है, वो लोगों को ऊपर इसके माइंड के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जस्टिस डिमांड दैट पनिशमेंट अमाउंट मेरिटेड शुड बी प्रोपोर्शनल टू द सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस, कि कितना सीरियस है क्राइम, उसके हिसाब से कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए या डेथ सेंटेंस दिया जाए। विल ऑफ द सिटीजन। इट इज़ सपोर्टेड बाई अ वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन। जैसे 2012 में सर्वे फाउंड दैट नियरली 70% ऑफ द इंडियन फेवर्स कैपिटल पनिशमेंट कंटिन्यूएंस। क्योंकि अगर आप हीनियस क्राइम देखा है आपने, तो इंडिया के हर बंदा चाहेगा कि उसको पनिशमेंट मिले जिसने क्राइम कमिट किया है। Incentive to help police. Fear of capital punishment incentivize the prisoners on death row to help police to get reduced sentences, जैसे bargaining वगैरह के लिए। Ethical issues with death penalty. No statistical proof of death penalties are biggest deterrent or more effective deterrent than less. क्योंकि अभी ये इसके क्रिटिसिज्म या फिर आप इथिकल इश्यूज कह सकते हो कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा तो लोग इस चीज़ से डरेंगे। तो ये सोचने वाला विषय है। नो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ retribution in a citizen society as a death penalty presented an eye for an eye, क्योंकि आँख के बदले आँख का, ये आपने सुना होगा कहावत। बट ये लॉ के अकॉर्डिंग इस तरीके की चीज़ें नहीं होती। लैक ऑफ सपोर्टिंग एविडेंस ऑन द साइकोलॉजिकल क्लोजर एज फैमिली ऑफन रिएक्ट डायरेक्टली टू सच सिचुएशंस। तो ये अभी इस तरीके का कोई भी डेटा प्रेजेंट नहीं है। दूसरी चीज़ है मोरालिटी। डेथ पेनल्टीज क्वेश्चनेबल एज it outcasts the quality below the status of a man and citizen. It is against human dignity and violative of the inalienable right to life even of those who are on the side of the law. क्योंकि ये एक तरीके से मोरालिटी डेथ पेनल्टी के लिए कि राइट टू लाइफ को तो वायलेट कर रहा है, लेकिन राइट टू लाइफ अगर आप एक हीनियस क्राइम किया तो फिर लॉ भी इसकी तरफ नहीं होगा। अगर जो लॉ की तरफ हैं या जो जजेस वगैरह हैं या जुडिशरी है, तो ये एक मोरालिटी को भी शो करता है कि जिसने गलत किया उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सपोर्टिंग डेथ पेनल्टी ऑन ग्राउंड्स दैट इट हेल्प्स पुलिस इन वरिज्म और सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स कैन बी used for justice
justified torture, privacy violation, and under the unethical practices. Two, restoration and rehabilitation aspects of justice get sidelined when law and order is approached from the perspective of retributive justice. For instances, आपने बहुत सारे इंसिडेंट देखे, एजुकेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल, इवन सीरियस क्राइम डेक्लाइंस. ऑफ कोर्स, क्योंकि एजुकेशन अगर अच्छी है और आपको इकोनॉमिक कंडीशन आपकी अच्छी है तो आप ऑफ कोर्स क्राइम नहीं करोगे या आप उस तरीके से सोचोगे भी नहीं, लोगों के भले के लिए सोचोगे. बहुत कोई भी क्राइम करने से पहले 10 बार अपने आप में झांके देखोगे कि वेदर आई एम डूइंग राइट और रॉन्ग. Since 1992, India has seen continuous declines in murder rates, that is 4.6%, per lakh of population में 2.7 2013 में था, जो कि काफ़ी कम हो गया है पहले से. मर्सी प्ली देखी होगी आपने, मर्सी प्ली जो कि प्रेसिडेंट को ये पावर देती है मर्सी प्ली के लिए फॉर अ पर्सन. बट उससे पहले हम पहले ये टेबल देख लेते हैं डेथ पेनल्टी का क्या है. डेथ सेंटेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड एग्जीक्यूशन ऑफ 2020. 108 कंट्रीज हैव एबॉलिश डेथ पेनल्टी. 8 कंट्रीज़ में है एबॉलिश्ड डेथ पेनल्टी फ्रॉम ऑर्डिनरी क्राइम्स. 28 कंट्रीज हैव एबॉलिश डेथ पेनल्टी इन practice no execution for at least 10 years. Countries retained death penalty 55 हैं, India is one of them. International conventions की बात करो, being of irreversible nature, death penalty is opposed by United Nations and its agencies such as second optional protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR. क्योंकि ये जो कन्वेंशंस हैं ये ह्यूमन राइट्स के लिए भी बात करते हैं. कन्वेंशन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, CRC, फॉर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 2007 से जो मेरिटोरियम ऑन द यूज़ ऑफ डेथ पेनल्टी उसके बारे में बात करता है. डेथ पेनल्टी इन इंडिया, आर्टिकल 21 is a right to life है. So no person shall be deprived of his life as or personal liberty except according to procedure established by law. because अगर आपने कोई क्राइम किया है तो प्रोसीजर established by law ये जो है कोर्ट को पावर देता है कि उसके लिए पनिशमेंट दिया जा सके. Under the 7th schedule, criminal law and criminal procedures are under concurrent list and leading the various laws dealing with the death penalty. Indian Penal Code 1860, Narcotic Drug and Psychotropic Substances, NDPS Act 1988, Army Act 1950, Air Force Act 1950, Navy Act 1956, and Commission of Sati Prevention 1987, SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989. तो ये सारे जो हैं डेथ पेनल्टी प्रोविजंस थे. आर्टिकल 72 एंड 161 मर्सी पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट देता है और उसके अलावा गवर्नर को पावर देता है. लीगल इवोल्यूशंस ऑफ द डेथ पेनल्टी, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980, consider aggravating and mitigation factors of the crime and the accused. Use death penalty only in rare of the rarest cases जिसमें कि डेथ सेंटेंस दिया जाता है. और मर्सी किलिंग को किलिंग को रोकने के लिए जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को पावर देता है कि जो केस आया है उसको रिव्यू करके अगर लगता है कि डेथ पेनल्टी को रोक देना चाहिए तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास है और गवर्नर की. मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट of Punjab 1983 identify the manner in which the crime was committed, motive, the anti-social nature of the criminal crime, and the magnitude of the crime and the personality of the victim. Shatrughan Chauhan versus Union of India case 2014, under inordinate and unreasonable delay in the death penalty execution amount to torture and ground for कम्यूटेशन ऑफ द सेंटेंसेस. कि एक बहुत सालों तक जो है प्रिजनर्स पड़े रहते हैं जेल में और उनको टॉर्चर भी किया जाता है. प्रॉपर उनका जो भी
हियरिंग्स नहीं चल रही हैं, केसेस नहीं चल रही हैं, और उसके बाद एक प्रॉपर जस्टिस नहीं मिलता है, तो ये भी एक अलग पहलू कह सकते हो आप। अदर इश्यूज इन डेथ पेनल्टी, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी ड्यू टू नो कॉन्क्रीट फ्रेमवर्क ऑन एग्रीगेटिव मिटिगेशन फैक्टर, कि डेथ पेनल्टी क्यों देनी चाहिए, उसका मिटिगेशन फैक्टर क्या हो सकता है, क्या उसके कोई मिड वे निकाल सकते हैं, बिकॉज किसी की जान लेना ही कोई चीज़ का सल्यूशन नहीं है, दैट डिपेंड्स। लैक ऑफ प्रोसीजरल फेयरनेस, कि प्रोसीजर फेयरनेस है भी या नहीं, ये हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं अभी। लैक ऑफ इंटीग्रिटी, एडवर्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड लॉन्ग डिलेज, क्योंकि कभी कभी होता है कि 20-25 साल तक बंदा जेल में पड़ा हुआ है, केस चल रहा है, तो आधी से ज़्यादा उम्र तो उसकी वैसे ही जेल में निकल रही है, तो फिर डेथ पेनल्टी का जब उसको वर्डिक्ट दिया भी जाएगा तो डेथ पेनल्टी का मोटिव क्या बचेगा, कुछ साल जिएगा वो बंदा। मर्सी के लिए पिटीशन की बात करते हैं। प्लीज clemency petition, a person convicted by the court mercy plea is the last constitutional resort, जिसमें कि बंदे को जब हर जगह से एक वर्डिक्ट दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की कि अब डेथ सेंटेंस ही देना है, लास्ट रिजॉर्ट होता है कि वो बंदा ट्राई करता है कि प्रेसिडेंट उसके केस को देखे, और उसके बाद अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि शायद इसको एक चांस देना चाहिए, कि बाई एनी मीन्स प्रेसिडेंट को भी सोचना पड़ेगा, उसके बाद वो ये जो है मर्सी किलिंग को रोक सकता है, मर्सी प्ली सेंक्शन कर सकता है। अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड द ग्रांट पार्डन, जो कि पार्डन पार कहते हैं इसको, टू सस्पेंड रेमिट एंड कम्यूट सेंटेंस टू अ सर्टेन केसेस। इट एक्सटेंड्स द केस ऑफ कोर्ट मटीरियल डेथ सेंटेंस or matters to which executive power of the union extends. She is bound to act on the aid and advice of the council of minister, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही डिसीजन ले सकता है प्रेसिडेंट, ऐसे नहीं ले सकते हैं। सिमिलरली अंडर आर्टिकल 161 द गवर्नर इज एम्पावर्ड द ग्रांट पार्डन, और उसमें भी सस्पेंशन, रेमिट एंड कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। इट एक्सटेंड द persons convicted on any offence against any law relating to the matter to which the executive power of the state extends. He is bound to act on the aid and advice of the स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस पे ही गवर्नर डिसीजन ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। वाई डू वी नीड मर्सी पिटीशन? मर्सी पिटीशन एड्स अ ह्यूमन टच टू द जुडिशियल प्रोसेस, बिकॉज जुडिशरी अपने अकॉर्डिंग डिसीजन देती है, बट प्रेसिडेंट का जो आप कहते हो डेजिग्नेशन होता है, उसमें एक ह्यूमैनिटेरियन टच आ जाता है कि किस तरीके से क्या पता कोई और तरीका हो कि इंसान को सुधरने का मौका मिल जाए। बिकॉज जब भी कोई इंसान क्राइम करता है तो दैट इज़ लाइक जस्ट ओनली अ मूवमेंट, एक मूवमेंट का होता है, उसके बाद शायद उसको रियलाइजेशन हो या फिर एंगर में कर दिया हो, तो दैट डिपेंड्स ऑन। इट कैन हेल्प इन सेविंग इनोसेंट पर्सन फॉर पनिशिंग ड्यू टू massacre of the justice in or in case of doubtful conviction. Miscarriage of the justice, doubtful conviction can happen due to prevalent crises in our criminal justice system because of the issue such as torture, fabrication, evidence, poor legal aids. क्योंकि पूर एड्स मिल भी रही हैं या नहीं मिल रही हैं ये भी डिसाइड नहीं कर पाते, इतने सालों तक केस चलते रहते हैं, और जजेस की कमी है, जुडिशरी में प्रॉपर चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। उसकी वजह से क्वेश्चन वही अराइज होता है कि क्या डेथ पेनल्टी सही है या गलत है। पार्डनिंग पावर की बात करें, पार्डन मीन्स टू सेट फ्री और एब्जॉर्ब द पर्सन from all the punishment imposed on him by a court of law for the said offence. Commute means to, ये जो है पार्स हैं, commute means to alter the substitute the character of punishment from the hardened one to the lighter one. Because एक जो जजमेंट एक जो केस में सज़ा सुनाई गई थी, उस सज़ा जो भारी सज़ा थी उसको कम में कन्वर्ट करना। रेमिशन में मीन्स टू
reduction of the sentence of a person without changing the character of the sentence. Apart from this, reprieve means to grant a stay of execution on the sentence for a temporary period. किसी को अगर फांसी लग रही तो टेम्परेरी पीरियड के लिए प्रेसिडेंट उसको रोक सकते हैं. रेस्पाइट मीन्स to award a lesser punishment in comparison to the one prescribed by the law. So उस punishment को lighter करना. Issue with the mercy petition, no fixed time frame. Baking on the disposal of the mercy petition, lack of transparency और limited judicial review है, उसलिए भी problem है. Way forward principles to be adhered in ethical implementation of the death penalty. तो इथिकल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि ऐसे ही किसी को अगर डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है दैट इज़ एक्चुअली कि एक सोचने वाला विषय हो जाएगा कि किसी की जान जा रही है. तो अगर लॉ में कहीं ना कहीं से कोई लूप होल है, क्या गलत वर्डिक्ट दिया गया, तो फिर ये आप कहते हो कि जुडिशरी का फेलियर माना जाता है. सो डेथ पेनल्टी इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सप्रेशन ऑफ स्टेट डिमांडिंग ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी इन इट्स यूज़. The recent guidelines for Supreme Court on proper consideration of the mitigation circumstances of the accused facing death penalty at the trial stage itself is a step to bring procedural fairness of the objectivity while applying जैसे बच्चन सिंह टेस्ट. Apart from this, the same time, the state must work on the progressive development of human rights to ensure human dignity and to serve the cause of the fair justice. Resolving the issue of law ailing criminal justice system to avoid any miscarriage or failure of the justice system. For instance, is providing a competent defendant with resources, time and skills to avoid arbitrary and capricious imposition of the death penalty. Consistent judicial approach होनी चाहिए. Providing compelling justification to death penalty to avoid excessive punishment and maintain the utmost respect to the value of life. Ensure the mercy petition acts as final bulwark against miscarriage of the justice with time-bound disposal to avoid the agony of the uncertainty. Sedition हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं. Sedition के लिए जस्ट न्यूज़ में क्यों है? Sedition के लिए आई थिंक एक अलग से मैं कोशिश करती हूँ कि इसको अलग से जो हम पॉलिटी वाला सेक्शन कवर करें इसमें पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट इसको क्विकली ख़त्म करते हैं जल्दी से. Recently, Supreme Court has ordered that the 152 years old sedition law under section 124A of the IPC should be effectively kept in abeyance. इसे मतलब ख़त्म कर देना चाहिए, बिकॉज बाबा आदम के ज़माने का जो लॉ है अभी तक चल रहा है. बहुत जगह पे इसको बंद कर दिया है, बट पता नहीं हम इंडियंस कब सुधरेंगे कि चीज़ें जब जिस टाइम पे होनी चाहिए उस टाइम पे हो नहीं पाती. इंडियन पीनल कोड डिफाइंस सेडिशन सेक्शन 124 as an offense committed when a person किसी भी वर्ड से किसी को डिफेम किया. मतलब जैसे अभी तो गवर्नमेंट को लेके ही बहुत ज़्यादा सेडिशन लग रहा है कि कोई एक्सप्रेशन कर देता है बाय कार्टून या कोई भी अपने सोशल मीडिया के पोस्ट पे भी, ट्विटर वगैरह भी कर देता है, तब भी उस पर सेडिशन लग जाता है. विनोद दुआ का केस ले लो आप. वर्ड इधर स्पोकन और रिटन, साइंस, विजिबिलिटी, रिप्रेजेंटेशन से. 3 explanations added to the provision. Just disaffection should include disloyalty and all feeling of the enmity अगर फैला रहे हो आप देश के प्रति. जैसे आपने सुना होगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे वाला सेंटेंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था लास्ट ईयर. तो उसमें JNU में बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें चलती हैं. तो इसीलिए कोर्ट भी ये बोलता है, उसने इस तरीके की फीलिंग्स ऑफ एनमिटी वगैरह जो भी फैलाते हैं तो उसमें ये 3 वर्ड्स इंक्लूड किए. सेडिशन इज़ अ cognizable, non-bailable and non-compoundable offense under the law, entailing life imprisonment as maximum punishment with or without a fine. A person change under the law is barred from a government job या फिर barred कर सकते हैं, and the life without their passport and must
प्रोड्यूस देमसेल्व्स इन द कोर्ट ऑफ ऑल टाइम एंड व्हेन ही रिक्वायर्स, तो उसको पूछना पड़ेगा, तब जाके वो वहाँ से एक मतलब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किया जा सकता है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 2018 में बोला था कि पब्लिश्ड कंसल्टेशन पेपर रिकमेंडिंग दैट इट इज़ टाइम टू रीथिंक ऑन द रिपील द 124 जो लॉ है ऑन द आईपीसी एंड ऑल्सो डील विद द सिडिशन, बिकॉज सिग्निफिकेंस अगर सिडिशन लॉ का बात करते हैं, यूनिटी ऑफ इंडिया को मेंटेन करके रखता है, कोई हेट स्पीच या उस तरीके की चीज़ें फैला रहा है तो उसको रोकता है। स्टेबल पॉलिटी को स्टेबिलिटी, क्योंकि लोग सिटिशन से डरते भी हैं, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। प्रोटेक्ट्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट विच वायलेट्स एंड लीगल मीन्स द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ इन एसेंशियल कंडीशन ऑफ द stability of the state. Many districts in state for moist insurgency and रिबेल ग्रुप, क्योंकि अगर जैसे रिबेल ग्रुप वगैरह हेट स्पीच तो फैलाएंगे थोड़ी, उसकी वजह से जो है इंटीग्रिटी और भारत की यूनिटी पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। पावर ऑफ कंटेम्प्ट की बात करें, इट इज़ द लाइन विद द पावर ऑफ कंटेम्प्ट अकॉर्डिंग टू कोर्ट टू प्रोटेक्ट इट्स डिग्निटी। सिमिलरली कंटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट शुड ऑल्सो अट्रैक्ट पनिशमेंट। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि आप अगर इस तरीके से किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते, 4 बार आप सोचोगे। इश्यूज एसोसिएटेड विद सिडिशन लॉ, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करता है। अगर आप किसी को क्योंकि ये हमारा किसी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना, ऑफ कोर्स गाली नहीं देना, किसी को डिफेम नहीं करना, बट आपको जो चीज़ें गलत हैं उसको तो हम बता ही सकते हैं। एम्बिग्यूटी से ब्रिंग टू इनटू हेटर्ड और कंटेम्प्ट, अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन, ये फैलाना। लॉ कन्विक्शन रेट किस तरीके से हो रहा है, मिसयूजेस क्या हैं इसकी, क्योंकि पुलिस वगैरह भी इसका मिसयूज़ करती है और गवर्नमेंट भी इसका मिसयूज़ करती है, तो ये लॉ भी बहुत तरीके से आप कह सकते हो कि लीगल नहीं लगता है कई बार। वायलेट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल कन्वेंशंस और सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICCPR which establish international accepted norms for the petition of the freedom of expression was ratified by India and the misuse of the section 124 goes against this. वे फॉर्ड है, इसका क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए। डिफेमेशन एक्चुअली सिडिशन है क्या, किस तरीके से किसी को डिफेम करना, उस पर सिडिशन लॉ क्यों लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। प्रोसीज सेफ गार्ड होना चाहिए, प्रोसीजर सेफ गार्ड। यूज़ ऑफ sparingly, like LIC Law Commission of India section 124 में should evoke only in case of where the intention behind any act is to disrupt public order। अगर होता है तभी करें, ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ बोल रहा है सही चीज़ को भी अगर रेज कर रहा है तो आप उसके ऊपर सिडिशन लगा रहे हो। स्क्रूटनाइज कंप्लेंट्स, डिसेंट एंड क्रिटिसिज्म ऑफ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए रोबस्ट एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, क्योंकि आप डेमोक्रेसी का ये राइट ही नहीं दे रहे हो पब्लिक को कि अगर वो क्वेश्चन पूछता है तो। इन शॉर्ट अगर बात करते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट टू हैव फुल स्ट्रेंथ, क्योंकि पहले जनरली आपने देखा होगा कि 31 जजेस, बट अभी क्या है, क्योंकि पार्लियामेंट डिसाइड करती है कितने जजेस होने चाहिए, इस टाइम पे 34 जजेस की सीट है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ द विल हैव ऑल सेंक्शन सीट्स फिल्ड 34 आफ्टर मोर देन 2 years, क्योंकि अभी हो गए हैं तो उसमें भी अपडेट करना है। ऑल प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट हैज़ स्ट्रेंथन 32 जजेस एज अगेंस्ट सेंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 34 जजेस, क्योंकि अभी तक 34 के लिए सेंक्शन हो गया, तो क्योंकि अगर जितने जजेस होंगे कोर्ट, क्योंकि पेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। एज़ पर आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट by law prescribe the strength of the appointment of the judges, and Chief Justice of India and judges of Supreme Court are appointed by the President. जैसे फर्स्ट केस है 1981 का SP गुप्ता केस, और उसके अलावा सेकंड केस है 1993 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स रिकॉर्ड ऑफ एसोसिएशन SCARA वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
थर्ड केस है 1988 का, ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो कोलिजियम सिस्टम आपको पता ही है कि 4 जजेस अलॉन्ग विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, अपॉइंट एंड ट्रांसफर द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंशियल पोल की बात करें अगर, तो 2022 में वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इज़ लाइकली टू गो डाउन 700 from 708 in presidential pool due to the absence of legislative assembly in Jammu and Kashmir. Value of the vote of MP is a presidential election is based on the number of elected members in legislative assemblies. Territories include Delhi, Puducherry and Jammu Kashmir. वैल्यू ऑफ वोट ऑफ हैज़ बीन फिक्स, जैसे सात सिंस 708 है, 1997 से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। द फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड इन 1952 इट वाज 494 और अभी तक इंक्रीज़ होते होते इट इंक्रीजिंगली मार्जिनली 496 से 1957 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नाउ फॉलोड बाय 943 जो अभी 96 है, उससे पहले 93 था एंड दैट वाज इन 1962, 576 1967 एंड 69। उसके बाद है इंटर स्टेट काउंसिल ICA। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द reconstituted ISC presented under Article 120 or 263 can establish such a council of also authorized to define the nature of duties to perform by such a council. To pursuance of the recommendations of सरकारिया कमीशन ISA इंटर स्टेट रिलेशनशिप जो मेंटेन करती है कि उस दोनों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए। कंपोजिशन की अगर बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है उसके, और उसके अलावा चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज भी हैं, तो उनको एक प्रॉपर बॉडी बनाई जाती है। सीम ऑफ United States having legislative assemblies and administration of the Union territories not having legislative assemblies are also its members। क्योंकि जो legislative assembly जो यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। यूनियन होम मिनिस्टर विल बी द चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी। सो यूनियन मिनिस्टर जो है यूनियन होम मिनिस्टर कमेटी के चेयरमैन होते हैं। और तिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन की बात करते हैं। द फर्स्ट नेशनल वुमेन लेजिस्लेचर कन्फर्स टू द केरला कंडक्टेड विद द adoption of the Thiruvananthapuram Declaration. The Thiruvananthapuram Declaration laments the long pending Women Reservation Bill 1996 for 33 reservation होना चाहिए women in Lok Sabha and state legislature. The law representation of the women in parliament should be good. That is lack of political empowerment in the main reason for the India's poor performance of the global gender gap. क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी देता है जो कि 140 है, ये 156 कंट्रीज़ में से, तो कितनी ज़्यादा बुरी है। जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन एक्सेस कंक्लूड्स एज पैनल साइंस फाइनल ऑर्डर। तो डिलिमिटेशन कमीशन हम अच्छे से पढ़ेंगे, वाई इट वॉज इन न्यूज़, ये एक बार देख लेना। उसके अलावा प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991, it prohibits conversion of any place of worship and to provide the maintenance of the religious character। तो ये देख लेना एक बार। गवर्नमेंट फ्लैग्ड लो स्कोर इन वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स WGI, उसमें जो है इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। सो एक टॉपिक और बचा है, इसको आप खुद से पढ़ लेना, वो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स। इसमें जो है इंडिया का जो आया है इस अब प्रेस की इंडिया की तो बात ही मत करो इस टाइम पे, कि क्या ही चल रहा है, नोबडी नोज़। तो स्लिपिंग 8 प्लेसेस 150 है अभी पे, पहले 142 था, तो काफ़ी ज़्यादा कंडीशन बुरी है और कैसे चलेगी ये डिपेंड करता है। सो ये था मई मंथ की मैगज़ीन और विजन IAS की, इसको ही कंप्लीट करना है अच्छे से। और आप
हर तरह की मैगज़ीन वगैरह मत पढ़िए, आप एक ही मैगज़ीन से अपना करंट अफेयर तैयार करिए। नोट्स के लिए जो भी है टॉपिक वाइज आप छोटे छोटे पॉइंटर्स बना सकते हो, लेकिन वो भी एक दिन का न्यूज़पेपर का जो डेटा है आपको एक पेपर से ज़्यादा होना नहीं चाहिए वो, क्योंकि मंथली मैगज़ीन आप पढ़ ही रहे हो। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइज, कि मोटिवेशन भी मिले, क्रेडिबिलिटी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, बिकॉज इफ़ आई एम पुटिंग माई गोल एफर्ट्स, so I need the I mean same inputs from the viewers also. Till then, thank you guys. Bye bye.